हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलियापुर। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद बिहेवियर ऑफ मैटर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ऑन अ मैक्रोस्कोपिक लेवल। देखिए, मैक्रोस्कोपिक लेवल एज एन बड़ी चीज के हिसाब से, मैं आप जिस डिवाइस पे आप वीडियो देख रहे हैं दैट इज मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का पार्टिकल्स के हिसाब से देखिए। तो ओवरऑल बड़े स्केल पे हीट, वर्क डन में चेंज, ये सब देखें। राइट, जब मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है या ओवरऑल ही मैटर का बिहेवियर देखना हो, तो वो सब जिस साइंस की ब्रांच में फॉल करता है उसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स तीन लॉ से समझी जाती है। पहला लॉ हमें बताता है एक तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन की एनर्जी कंजर्व रहेगी। टोटल एनर्जी इज इंटरनल प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी वही रहेगी। ये सेकेंड लॉ बताएगा डायरेक्शन ऑफ चेंज, और ये बताया कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, हो सकता है, नहीं हो सकता। फर्स्ट लॉ के हिसाब से एज लॉन्ग एज एनर्जी कंजर्व हो रही है, जो प्रीटी मच हर प्रोसेस में होती है, तब तक प्रोसेस हो सकता है। एग्जांपल देखो, वाटरफॉल होता है। वाटर एक हाई लेवल से लो लेवल पे गिरता है, राइट? तो ये जो वाटरफॉल है ऊपर से नीचे गिर रहा है, इसमें क्या है, एनर्जी कंजर्व हो रही है। ऊपर जीपी थी, नीचे काइनेटिक एनर्जी है पूरी, तो कंजर्व हो रही है। जितनी ऊपर थी उतनी ही नीचे है। ऊपर से नीचे पानी गिर सकता है, गिरता भी ऐसे ही है। अगर यही टोटली हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो मेरे हिसाब से नहीं हो सकती, पानी नीचे से ऊपर जाए, राइट? अगर पानी नीचे से ऊपर गया, देखो नीचे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, ऊपर जाके थोड़ी काइनेटिक थोड़ी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगी। एनर्जी तो उतनी रहेगी ना जितनी नीचे काइनेटिक है, उतनी ऊपर जाके काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होगा। फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो पानी नीचे से भी ऊपर जा सकता है, बट हमें पता है कि एक्चुअली वाटरफॉल जो है वो ऊपर से नीचे ही जाएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। हमें फर्स्ट लॉ बता रहा है कि हाँ, चेंज हो सकता है, पानी एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा सकता है। सेकेंड लॉ ये बताएगा कि अच्छा, एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहा है, तो ऊपर से नीचे जाएगा या नीचे से ऊपर जाएगा। फर्स्ट लॉ बता रहा है कि चेंज तो हो रहा है क्योंकि एनर्जी कंजर्व हो रही है। दूसरा लॉ बताएगा अच्छा, ये चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है। अच्छा, प्रोसेसेस देखिए, हमें पता है ये काम आने वाली चीज दो टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेसेस को हम कैसिस्टैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कैसिस्टैटिक प्रोसेस देखो, इसमें जो क्या है, जो आपका सिस्टम है दैट इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग्स। ये प्रोसेसेस नेचुरल नहीं होते हैं, राइट? और अगर नेचुरल नहीं है तो फिर ये इनसे डिसऑर्डर भी नहीं होता है। देखिए, डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर डिसऑर्डर देखिए, हमें पता है क्या होता है। अगर जनरली देखो, डिसऑर्डर क्या होता है, चीजें ऑर्डर में नहीं रखी है, जैसे रखी होनी चाहिए वैसे नहीं रखी। जैसे जब आप मान लो स्कूल से आते हैं, कमरा बिल्कुल साफ होता है, राइट? बेड पूरा, मतलब आपका बेड पूरा साफ होता है, चादर पे कुछ नहीं होता है, पिल्लोस लगे होते हैं, स्टडी टेबल साफ होता है, राइट? बिल्कुल साफ कमरा है। बुक्स आपके स्टडी टेबल पे रखे जहाँ होनी चाहिए, ब्लैंकेट्स अंदर रखे हैं, कपड़े अंदर रखे हैं जहाँ होने चाहिए। ये होता है दिन के शुरुआत में आपका रूम, जैसा होना चाहिए। यहाँ पे डिसऑर्डर जीरो है, जो चीज जहाँ होनी चाहिए वहां है। दिन के एंड में रूम देखो, किताबें यहाँ वहाँ फैली हुई हैं, पिलोस गिर गए, कंबल यहाँ कहीं पड़े हैं, कपड़े वहां वहां पड़े हैं। पॉइंट है, सब कमरा गंदा हो गया। अब जो चीज पहले आपको आगे आगे मिल रही थी रूम में सुबह, वो शाम को मिलने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगने वाला है। अब रूम में डिसऑर्डर आ गया, इस डिसऑर्डर को ही फैंसी नाम दे दिया यहाँ के एंट्रोपी, या एस से लिखते हैं, एंट्रोपी। अच्छा, इरिवर्सल प्रोसेस की बात करें, नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं। नेचुरल प्रोसेसेस मतलब लीड टू डिसऑर्डर। रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस जीरो होता है, यहाँ पे डेल्टा एस जीरो नहीं होगा। अच्छा, अगर डेल्टा एस जीरो से ज्यादा हुआ, पॉजिटिव हुआ, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जीरो से कम हुआ तो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, ऑर्डर्ड स्टेट से डिसऑर्डर्ड स्टेट में, ऑर्डर्ड से डिसऑर्डर्ड स्टेट में आपका जो वो है, ऑर्डर से डिसऑर्डर स्टेट में सिस्टम जाता है। तो देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल में जो डेल्टा एस एंट्रोपी है वो जीरो होती है, यहाँ पे डेल्टा एस इज अनइक्वल टू जीरो, राइट? इतनी चीज क्लियर है। देखो, डेल्टा एस जो है
दो चीजों का देखेंगे। अगर तो आप सिस्टम का देखते हो तो डी क्यू रिवर्सिबल बाय डी टी, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में कितना हीट चेंज कंपनी हो रहा है, कितनी हीट अब्सॉर्ब या रिलीज हो रही है, अपॉन उससे टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है। ये तो सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज हुआ। अगर अच्छा सराउंडिंग्स की एंट्रोपी में चेंज देखो, माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो नेगेटिव ऑफ सिस्टम पे कितना हीट चेंज आया, हीट अब्सॉर्ब रिलीज कितनी अपॉन टेम्परेचर में कितना फर्क आया उस हीट चेंज से। अच्छा सिस्टम की बात करें तो ये एक स्टेट फंक्शन है। सिस्टम की एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होती है, मतलब ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करेगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इनिशियल से फाइनल स्टेट तक जाने के लिए क्या पाथ लिया। सराउंडिंग्स वाली एक पाथ फंक्शन होती है, मतलब जैसे पाथ ए से पाथ बी गया, डी है सिस्टम के लिए, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम के लिए, ठीक है, इसे शुरू किया बी पे खत्म किया, तो प्रीमो चौले नहीं थे सराउंडिंग्स के लिए। अच्छा ए से बी ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, जाने के इनफाइनाइट तरीके हैं और उसके लिए इनफाइनाइट डेल्टा एस सराउंडिंग्स हैं, राइट। तो सिस्टम की एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है और सराउंडिंग्स की एंट्रोपी एक पाथ फंक्शन है। अगर टोटल यूनिवर्स की देखो तो इनका सम सिस्टम की कितनी है, डी क्यू रिवर्सिबल बाय डी टी, और सराउंडिंग्स कितनी है, माइनस डी क्यू बाय डी टी। ये है आपका डेल्टा एस यूनिवर्स। अच्छा आपको पता होना चाहिए डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ये सेकेंड लॉ में एक बहुत कॉमन चीज जो पता होनी चाहिए, एग्जाम में कई बार आता है कि डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्सेस कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नन। तो क्या आंसर है, इंक्रीजिंग। सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। अच्छा देखो डेल्टा एस जीरो है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस में देखो अगर डेल्टा एस जीरो से बड़ा है तो फिर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर डेल्टा एस से छोटा है तो ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब अगर डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो है, मतलब डी क्यू रिवर्सिबल बाय डी टी माइनस डी क्यू बाय डी टी इज ग्रेटर देन जीरो, which means dq reversible by dt is greater than dq by dt। या अगर सीधी चीज चलानी हो तो डेल्टा एस सिस्टम इज ग्रेटर देन डेल्टा एस सराउंडिंग्स, राइट। अच्छा अगर इसकी स्टेटमेंट देखें, सबसे पहले तो देयर इज नो वे, नो cyclic process is possible in which heat is taken from a hot body and completely converted to work। ऐसा कोई भी साइक्लिक प्रोसेस नहीं हो सकता जिसमें किसी हॉट बॉडी से हमने हीट ली और जितनी हीट ली उसे पूरी तरह उस वर्क में कन्वर्ट कर दिया। जैसे मान लो 100 जूल हीट ली, राइट, अब जब इसे वर्क में कन्वर्ट किया तो जरूरी नहीं है कि 100 जूल ही मिले, इनफैक्ट कभी भी 100 जूल नहीं मिल सकता, हमेशा 100 माइनस समथिंग, 100 माइनस एक्स जूल, 100 से कम मिलेगा, क्योंकि एक्स जूल हीट जो है वो हमेशा वेस्ट हो जाती है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि 100% एफिशिएंसी से आप हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दो। पूरे 100 जूल हीट की आप 100 जूल वर्क नहीं बना सकते हो। सॉरी, दूसरी चीज जो आती है, heat does not pass from a hot body to from a cold body to a hot body without accompanying change elsewhere। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बिना किसी एक्सटर्नल चेंज के कोई हीट एक कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रांसफर। हीट की नेचुरल टेंडेंसी है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाएगी, तो अगर कोल्ड से हॉट में जाती है तो कहीं और भी चेंज हुआ है। अब अगर हम किसको जनरल प्रोसेसेस में एंट्रोपी चेंज देखें तो सबसे पहले तो अगर हम आइडियल गैस के हिसाब से देखें तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट लॉ देखेंगे। क्या था फर्स्ट लॉ,
du is dq minus pdv. इसे हम लिखेंगे dq is equal to du plus pdv. उसके बाद हम क्या करेंगे, अपॉन dt अपॉन dt. इनफैक्ट एक काम करें, dt बहुत छोटा हो जाएगा, d हटा के सिर्फ t से डिवाइड करते हैं, अपॉन टी अपॉन टी अपॉन टी. तो dq by t को हम क्या लिख सकते हैं, एंट्रोपी ds. du क्या होगा, ncv dt अपॉन t प्लस pdv. p देखो, pv इज इक्वल टू nrt. तो p by t इक्वल टू nr by v. राइट, इसे यहाँ कर दो, nr by v dv. ये है आपकी ds की वैल्यू. मतलब ds इज इक्वल टू ncv ln t final अपॉन t इनिशियल प्लस nr ln v final by v इनिशियल. इसे मैं लिख सकती हूँ n cp ln t final by t इनिशियल प्लस nr ln p final by p इनिशियल. राइट. अच्छा, ये वैल्यू है डेल्टा एस की. हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया था. यहाँ पे ये भी डेल्टा एस है, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो. यहाँ पे क्या है, एस फाइनल और एस इनिशियल. ये क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर टी इनिशियल से शुरू किया, टी फाइनल तक गया. यहाँ वॉल्यूम वी इनिशियल से शुरू किया, वी फाइनल तक गया. अच्छा, अब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखो, आइसोथर्मल में क्या होगा, टी फाइनल इक्वल टू टी इनिशियल. तो टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल होगा 1 और ln 1 होगा 0. तो ये भी 0, ये भी 0. डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर ln v2 by v1 या फिर एन आर ln p2 by p1. सिमिलरली अगर हम एक आइसोबारिक प्रोसेस में देखें, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर. मतलब ये चीज हो जाएगी 0, ये बचा रहेगा NCP ln T final by T initial. सिमिलरली आइसोकोरिक प्रोसेस देखिए, आइसोकोरिक में क्या होगा, वॉल्यूम फाइनल इक्वल टू वॉल्यूम इनिशियल. ये चीज हो जाएगी 0, ये बचेगा इतना, NCV ln T final by T initial. अच्छा, अगर हम किसी रिएक्शन में जनरल एंट्रोपी चेंज देखते हैं, मान लो मेरी रिएक्शन है AA प्लस BB मेक्स CC प्लस DD. कोफिशिएंट्स है ABCD के, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी. तो देखो डेल्टा S कितना होगा, समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की एंट्रोपी माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी. प्रोडक्ट्स की कितनी होगी, C की एंट्रोपी, D की एंट्रोपी टाइम्स D, C की एंट्रोपी टाइम्स C माइनस A की एंट्रोपी टाइम्स A माइनस B की एंट्रोपी टाइम्स B. ये वैल्यू आएगी डेल्टा S की, DSG प्लस CSC माइनस ASA माइनस BSB. अच्छा, ये SA SB SC SG क्या है, ये है मोलर एंट्रोपीज. मतलब एक मोल ए बी, जैसे इसको देखो तो एक मोल डी की कितनी एंट्रोपी है, या उसकी मोलर एंट्रोपी, वो है एसटी. सिमिलरली ये है कि एक मोल सी की कितनी एंट्रोपी, एक मोल ए की कितनी एंट्रोपी है, एक मोल बी की कितनी एंट्रोपी है. ये मोलर एंट्रोपी है चीजों की, मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट्स की कितने मोल है, ये हो जाएगी टोटल एंट्रोपी का चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन. अच्छा, एक और चीज देखो, एंट्रोपी फेज ट्रांजिशन की अगर हम बात करें, इसमें भी हम दो केसेस डिस्कस करेंगे.
एक तो बात आएगी फ्यूजन की और एक बात आएगी वेपराइजेशन। तो फ्यूजन की बात करें, मतलब देखो वेपराइजेशन पता क्या होता है, लिक्विड से गैस। फ्यूजन क्या होता है, मेल्टिंग का दूसरा नाम सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए। तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो वाटर है, आइस से लिक्विड बन रहा है, H2O सॉलिड मेक्स H2O लिक्विड। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब जो मेरा डेल्टा एस आएगा टोटल वो जीरो आएगा। अच्छा, जीरो इज इक्वल टू जो सिस्टम का है प्लस जो सराउंडिंग्स का आएगा, राइट। सराउंडिंग्स का क्या आएगा, हीट कितनी दी सराउंडिंग्स में, माइनस माइनस डी क्यू बाई डी टी होता है, तो हीट कितनी दी डेल्टा एच है, और अपॉन टेम्परेचर में कितना चेंज आया, फ्रीजिंग पॉइंट विच इज योर टीएफ। तो डेल्टा सिस्टम का जीरो हो गया, ये है मेरा डेल्टा एस, और ये चीज मुझे कहा है कि जीरो भी होनी चाहिए। मतलब ओवरऑल जो मेरी एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन है वो होनी चाहिए डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि डेल्टा एच फ्यूजन में जब मैं ये चीज डालूंगी तो जीरो आना चाहिए। सिमिलरली वेपराइजेशन की बात करें, मान लो H2O लिक्विड से H2O गैस, तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा एस वेपराइजेशन प्लस माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टीबी। टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन कितना है, हीट ऑफ वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी, एक जरूरी चीज ये भी है, हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी कि देखो जब आप हीट देते हो किसी चीज, जैसे मान लो लिक्विड से गैस बनाना, तो जब आपने हीट दी लिक्विड को, जब बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया, तो फिर ऐसी फेज आएगी जब आप हीट देते रहोगे पर टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज वो हीट जो है उससे अभी आपके बॉन्ड्स टूट रहे हैं। तो इसी तो वो जो हीट यूज अप हो रही है, जो टेम्परेचर में चेंज रिफ्लेक्ट नहीं करी बट हम दे रहे हैं, दैट हीट इज योर हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन में भी सेम कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करता है। तो सेकेंड लॉ, तो अगर रिकैप करें, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ चेंज। फर्स्ट लॉ बताता है कि कोई भी चेंज होगा तो उसमें एनर्जी कंजर्व होगी। सेकेंड लॉ हमें डायरेक्शन ऑफ चेंज बताने वाला है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, कैसे चेंज होने वाला है, राइट। तो हमने सबसे पहले देखा कि एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी बेसिकली डिसऑर्डर का दूसरा नाम है। हमने स्टेटमेंट्स देखे, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। सेकेंडली, ऐसा कोई भी साइक्लिक प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसमें हॉट बॉडी से हीट लेके वो हीट 100% वर्क में कन्वर्ट हो जाए। थर्डली, किसी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफर नहीं होगी अनलेस कोई दूसरा चेंज कहीं हो रहा है। अच्छा, और तो डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा, डी क्यू रिवर्सिबल बाय डी टी। डेल्टा एस सराउंडिंग्स क्या होगा, माइनस डी क्यू बाय डी टी। सिस्टम वाला स्टेट फंक्शन है, सराउंडिंग वाला पाथ फंक्शन, यूनिवर्स का टोटल एक्सप्रेशन सिस्टम प्लस सराउंडिंग ये आएगा, राइट। हमने हमने देखा अगर डेल्टा एस जीरो है तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ग्रेटर देन जीरो है तो स्पॉन्टेनियस, लेस देन जीरो है तो नॉट स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस जीरो होता है रिवर्सिबल के लिए, जो दो केसेस देखे वो इरिवर्सिबल के लिए हमने देखे। आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी क्या होती है, NCV ln T final by T initial plus NR ln V final by V initial। CV क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट, प्लस NR ln V final by V initial। या फिर NCP, CP क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, NCP ln T final by T initial plus NR ln P final by P initial, राइट। डेल अच्छा, आइसोथर्मल के लिए NR ln V2 by V final by V initial या NR ln P final by P initial। आइसोबारिक के लिए NCP ln T final by T initial। आइसोकोरिक के लिए NCV ln T final by T initial। किसी रिएक्शन के लिए ये एक्सप्रेशन है चेंज इन एंट्रोपी का, राइट। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होती है, हीट ऑफ फ्यूजन अपॉन फ्रीजिंग पॉइंट इन केल्विन। नहीं तो अगर वाटर का देखो, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में 0 होता है और उससे ये नॉट डिफाइंड हो जाए तो इन केल्विन। तो वाटर देखो तो 273 यूज कर,
और डेल्टा इज वेपराइजेशन, इज हीट ऑफ वेपराइजेशन बाय बॉइलिंग पॉइंट, वंस अगेन इन केल्विन। जैसे वाटर की बात करो तो इसमें 100 यूज नहीं करना है, 373 केल्विन यूज करना है। So I hope second law of thermodynamics clear है. That was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.